NIOS अप्रैल 2027 का एडमिशन ओपन हो चुका है एंड इसके बारे में A to Z डिटेल जितना भी हो सके, जितना भी मेरा नॉलेज है, सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। जैसे फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एडमिशन कंफर्मेशन कब होगा, कैसे होगा, आईडी कार्ड हमें कैसे मिलता है, TMA PCB क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कब होते हैं एंड थ्योरी का एग्जाम एट द एंड जाके कब होगा, और हमें फाइनली अपना जो है रिजल्ट कैसे मिलेगा, हार्ड कॉपी मार्कशीट वगैरह कैसे क्या मिलेगा, जेई नीट में हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, एंड और भी तरह तरह की चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के यार स्टार्ट कर। एलिजिबिलिटी, ठीक है, मतलब कौन कौन दे सकता है NIOS से एग्जाम। तो 12 के लिए देखो, तुम्हें 12 करना है NIOS से, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रीवियस क्वालिफिकेशन तुम्हारा क्या होना चाहिए। 3 कंडीशन आएगा, या तो तुम 10th पास हो अभी तक, उसके बाद तुमने कभी शक्ल नहीं देखा तो 12th का, नहीं तो तुम 12th में फेल या कंपार्टमेंट हो, नहीं तो तुम 12th पास हो, ठीक है, यही कंडीशन होगा ना। तो सुनो, अगर तुम्हें NIOS से 12 पास होना है, मतलब कि तुम लोगों को जाके कहो कि मैं NIOS का 12 पास आउट हूं, इसका मतलब तुम्हें या तो 5 सब्जेक्ट से लेकर 7 सब्जेक्ट तक लेना है 12 पास होने के लिए, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे इंग्लिश हो गया, बिना लैंग्वेज के तुम 12 पास नहीं होगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज और 4 और सब्जेक्ट लेना है तुम्हें। तो इसके लिए तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, ये सिर्फ उनको अलाउ होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, कि अगर तुम 10th पास ही हो अभी तक, ठीक है, उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया, एंड नहीं तो तुम 12th फेल या कंपार्टमेंट हो, तो सिर्फ तुम ही लोग को ये सारा चीज ऑफर्ड होगा। एंड इसके थ्रू तुम NIOS के थ्रू ऐसे करके 12 पास करने के बाद तुम हर एक जगह वैलिड है ये चीज, ठीक है, मतलब जेई बोल लो, नीट बोल लो, CA बोल लो, CMA बोल लो, UPSC बोल लो, कहीं पे भी जाओ, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर एक जगह ये चीज वैलिड है, कभी कोई रोक टोक नहीं आएगा। 10th 12 के बीच में चाहे तुम्हारा 4 साल 5 साल गैप हो, ठीक है, ऐसे ऑर्डिनरी 2 साल गैप होता है, लेकिन अगर मान लो किसी का बहुत ज्यादा गैप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 साल 5 साल गैप है, तब भी वो एलिजिबल रहेगा। शर्त यह है कि जहां अप्लाई करना चाहते हो उसका एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट ऐसा कुछ जाके वहां पे देख लो, बस ये शर्त है। एंड अगर तुम ऑलरेडी 12 पास हो, अगर तुम प्रीवियस क्वालिफिकेशन तुम्हारा ऑलरेडी 12 पास है, तो उस केस में अप टू 4 सब्जेक्ट ही तुम्हें मिलता है, कोई पासिंग सर्टिफिकेट माइग्रेशन अलग से नहीं मिलता। तो इस केस में तुम नीट में, ठीक है, मान लो आर्ट्स के पास आउट थे, यहां से PCB करके तुम नीट में एलिजिबल हो जाओगे, या पायलट में कई लोग आते हैं, यहाँ पे फिजिक्स नहीं था, मैथ नहीं था, तो यहाँ पे फिजिक्स मैथ लेके पायलट वगैरह बनने आते, तो वहां पे भी वो चीज ले लेता है, कई कई जगह मैंने देखा। बाकी नीट में तो 100% ले लेता है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसे करके तुम जेई में एलिजिबल नहीं हो, मतलब जेई मेंस एडवांस जोसा काउंसलिंग में तुम ऐसे करके एलिजिबल नहीं हो, ये बात ध्यान दे। हाँ भैया, अब बताओ फीस कितना लगता है। हमारे से तो कोई एजेंट ब्रोकर हमें बोल रहा है कि 10,000 लग जाएगा, 15,000 लग जाएगा, 20,000 25,000, कोई कोई लोग को तो 50,000 तक डिमांड किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे स्कैमर्स भरे हुए हैं मार्केट में, ठीक है, तो उनके चक्कर में तुम फंस सकते हो। नहीं तो ऑफिशियली काम पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन होता है सारा कुछ, खुद का फीस तुम खुद ही सबमिट कर सकते हो। एंड फीस का एक रफ आइडिया नहीं, एक्यूरेट आइडिया मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या लगता है क्या नहीं लगता। एंड ये वाला पेज तुम भी विजिट कर सकते हो, गूगल पे जाके वहां पे लिखो NIOS फीस स्ट्रक्चर एंड hdmis.nios.ac.in वाले वेबसाइट पे जाओ, एंड उधर ये फीस स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन है। तो वहां पे देखो, अगर तुम सीनियर सेकेंडरी कोर्स में लेना चाहते हो, मतलब 12 क्लास के लिए, और अगर तुम मेल कैंडिडेट हो, तो तुम्हारा फीस लग जाता है 5 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन का 2600 रुपए। अगर तुम फीमेल हो तो 2150 लग जाता है। अगर तुम SC ST हो तो 1690 रुपए लग जाता है, ठीक है। OBC EWS का कोई कंसेशन नहीं है यहाँ पे। और अगर तुम एक और सब्जेक्ट तुम्हें ऐड करना है, मतलब 5 सब्जेक्ट तो ले लिया, अब मन चाह रहा है कि 1-2 और सब्जेक्ट ऐड करा लेते, तो उसका हर एक सब्जेक्ट का 940 रुपए देना पड़ता है तीनों केसेस में। एंड हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का NIOS तुमसे 70 रुपीज चार्ज करता है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना तो सारा चीज अच्छे से दिखाई देगा। एंड एक और चीज क्या है भैया, अभी एडमिशन ले लेता हूं मैं, CBSE का रिजल्ट आया नहीं, अभी एडमिशन ले लेता हूं। अरे भाई रुको यार, CBSE का रिजल्ट आया नहीं है तो रुको ना। इसका एडमिशन का लास्ट डेट अप्रैल 2027 का 31 जुलाई तक रहेगा, विदाउट एनी लेट फी, ठीक है, विदाउट एनी लेट फी। आराम से तुम एडमिशन ले सकते हो भाई। ये तुम्हारे दिमाग में मिथ होगा कि जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे उतनी जल्दी कंफर्म हो जाएगा, उतनी जल्दी किताब मिल जाएगा। अरे भाई सब्र रखो, ये लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसाते हैं ताकि तुम फटाफट से उनका जो ब्रोकर चार्ज है उसको पेमेंट कर दो, 5,000 10,000 15,000, और उनका जेबे भरते जाओ, और कुछ नहीं है। आराम से भाई सुनो, शांति से सब कुछ, CBSE का रिजल्ट आने दो, उसके बाद जगह डिसाइड करेंगे। क्योंकि तुम जो स्ट्रीम 2 वाला अक्टूबर आता है उसमें भी जा सकते हो, अगर तुम फेल या कंपार्टमेंट हो गए। अभी शांति से बैठो, वो जब आएगा उसका भी वीडियो बनाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो, और 31 जुलाई के बाद तुम्हारा लेट फीस लगना शुरू हो जाता है। 15 अगस्त तक 260 रुपए लेट फीस होता है, 31 अगस्त तक 520 रुपए लेट फीस होता है, एंड 15 सितंबर तक 910 रुपए लेट फीस होता है। 16 सितंबर के बाद, मतलब 15 सितंबर के बाद तुम और अप्रैल 2027 में एडमिशन नहीं ले सकते। तो भैया एक रफ केस उठाते कि अगर मान लो कोई जनरल है
और मेल कैंडिडेट है तो उसका फीस कितना लगेगा? ऑब्वियसली 2600 रुपए रजिस्ट्रेशन का और 70 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, तो 2670 रुपए लगेगा उसका। ऐसे करके हिसाब कर लोगे अपना फीस। बड़ा इजी प्रोसेस है भाई, कहीं पे भी 5000 6000 10,000 कुछ नहीं लगता, ये एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, तुम गूगल पे जाके एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे hdmis.nis.ac.in उधर जाके उनका फीस चेक कर लो, क्योंकि एनआईओएस का फीस है तो ऑब्वियसली एनआईओएस जो बोलेगा वही ना होगा फीस। ऐसा थोड़ी है कि कोई लोग बोले 5000 दे दो 10,000 दे दो, अरे किस बात का भाई, किस बात का। हाँ भैया, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन फीस, ये जो आपने बताया 2670 रुपए लग जाएगा, ये तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। एक और फीस क्या है भैया, वो होता है एग्जाम फीस, जो कि तुम्हें नवंबर के महीने में देना होगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर मान लो, नवंबर दिसंबर के महीने में देना होगा। वो क्या होता है, वो 300 रुपए पर थ्योरी सब्जेक्ट होता है एंड 450 रुपए पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो अगर तुमने सब्जेक्ट लिया PCMB इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश नॉन प्रैक्टिकल है, मैथ नॉन प्रैक्टिकल है, बाकी PCB प्रैक्टिकल है, तो उस हिसाब से जोड़ लेना। बाद में 70 रुपए और जोड़ लेना, 70 को मत भूलना भाई। ऐसे करके एग्जाम फीस देना होता है, वो भी ऑनलाइन देना होता है, कहीं पे जाना नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ही सारा कुछ सबमिशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ भैया, बात ये कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उससे पहले ये जान लो रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो तुम्हारा आधार कार्ड फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों चाहिए। फ्रंट साइड होता है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ एंड बैक साइड होता है तुम्हारा एड्रेस प्रूफ। एंड दूसरा चीज पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब ये कभी जेई नीट या किसी का फॉर्म फिलअप किए होगे या मान लो क्लास 10 के एडमिट कार्ड के लिए स्कूल को फोटो दिए होगे ना, तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। एंड एक चाहिए होता है सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेज, एक सफेद पेज पे तुम्हारा सिग्नेचर। नेक्स्ट, एक प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, अगर तुम 12th पास लेके अप टू 4 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली 12th पास वाला मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम 12th फेल या कंपार्टमेंट हो तो वो वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। और 10th पास सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होना चाहिए अगर वो 12th में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो 10th पास तो होना ही चाहिए। फिर एक और चीज जो कि है बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हो। 10th की मार्कशीट भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे अप्लाई किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट, मतलब कि एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में क्या होता है, अब यहाँ पे कई लोग ऐसा होता है ना, मान लो आधार कार्ड में उनका एड्रेस है राजस्थान का, ठीक है, लेकिन उनको दिल्ली का कोटा चाहिए जेईई मेंस में। तो दिल्ली का कोटा लेने के लिए दिल्ली से वो एनआईओएस का एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 12 का। तो अब दिल्ली से अगर उनको एनआईओएस का एग्जाम देना है क्लास 12 का और उनका जो आधार कार्ड है वो राजस्थान का है, तो कैसे होगा भाई, नहीं होगा ना। हाँ, राजस्थान का आधार कार्ड है और राजस्थान में ही देना है 12 का एग्जाम, तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन राजस्थान का अगर आधार कार्ड है और उनको दिल्ली में देना है एग्जाम, तो उसके लिए एड्रेस प्रूफ भी तो देना पड़ेगा दिल्ली का। तो सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट तुम दिखाओ दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो, उनसे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाओ एंड उसको अपलोड करो यहाँ पे। फिर तुम यहाँ से दिल्ली में स्टडी सेंटर सिलेक्ट कर पाओगे एंड दिल्ली से तुम क्लास 12 का एग्जाम दोगे एंड दिल्ली में तुम्हें कॉलेज मिलेगा, डीटीयू एनएसयूटी उन सबको टारगेट कर सकते हो। एनआईटी दिल्ली, मतलब दिल्ली का होम स्टेट कोटा मिल जाएगा जेईई मेंस में। और अगर किसी को ऐसा है भैया कि नहीं हम तो भैया वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और हमें एनआईटी दुर्गापुर से ही मतलब है हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि आधार कार्ड पे तुम्हारा वेस्ट बंगाल का ही एड्रेस होगा एंड वही का कॉलेज चाहिए, तो आधार का बैक साइड जो है वही एज अ एड्रेस प्रूफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक और एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम एससी हो एसटी हो तो तुम्हारा फीस कंसेशन हो जाएगा 1690 रुपए, तो उसके लिए तुम अपना कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हें देना पड़ेगा। ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ये बहुत क्रूशियल है, जो भी स्कैमर लोग पैसा स्कैम करके भाग जाते हैं वो यही पे स्कैम करते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी तुम्हारा वाला ना डाल के खुद का डाल लेते एंड फोन नंबर, कई लोग ऐसे स्कैम करते हैं, फोन नंबर तुम्हारा डालते हैं ईमेल आईडी खुद का डाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे पास फोन नंबर का तो ओटीपी आता है एंड ईमेल का ओटीपी नहीं आता, तो तुमको ऐसा लगता है हाँ ओटीपी तो आया, तो तुम्हारा साइकोलॉजी ऐसे मतलब ट्रेन किया जाता है कि ओटीपी आया, कम से कम बच्चे को समझ में आ जाएगा ओटीपी आया, लेकिन जो ईमेल वाला ओटीपी है वो तो नहीं आया। तो ऑब्वियसली ईमेल आईडी और फोन नंबर तुम्हारा खुद का होना चाहिए ताकि तुम्हें एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी तुम्हारे पास रहे कि कैसे क्या हो रहा है। इसी ईमेल आईडी पे एनआईएस वाले तुम्हें स्टूडेंट लॉगिन का डिटेल वगैरह सारा कुछ भेजेंगे, तो वो तुम्हारे पास होना चाहिए, कितना पैसा लगा क्या नहीं लगा सारा कुछ इसी ईमेल आईडी पे एनआईएस वाले तुम्हें भेजेंगे। तो ये दोनों चीज तुम्हारा खुद का होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर तुम देना वहां पे, जो कि एटलीस्ट रिजल्ट आने तक तुम्हारे पास रहे। तो ये जो चीजें अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो बताते हैं, चलो एनआईएस की वेबसाइट पे चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे तुम एनआईएस की वेबसाइट पे आ जाओगे hdmis.nis.ac.in। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा गूगल क्रोम पे ये कभी काम नहीं करता, कभी इसका सर्वर चला जाता है, तो तुम ब्रेव ब्राउजर वगैरह यूज कर सकते हो, उसमें ये चीज हमेशा खुला रहेगा। मैंने ये देखा, ये ग्लिच है इनकी तरफ से, ठीक है, बता दिया।
तो यहाँ पे तो मेनू बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एडमिशन वाला बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब एडमिशन वाला ऐड हो। फिर यहाँ पे एकेडमिक वाले पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यही से तुम्हारा सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। एंड यहाँ पे देखो सारा चीज तुम्हें सही से फिलअप करना है। कुछ भी फॉल्स डॉक्यूमेंट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर तुमने सबमिट किया तो तुम्हारा एडमिशन लेटर स्टेज में कैंसिल भी हो सकता है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, फिर एक एक करके चीजें भर दो, बेसिक डिटेल, सब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ रिव्यू करके फिर पेमेंट कर दो। इसी पोर्टल के थ्रू पेमेंट हो जाता है ऑनलाइन सारा कुछ, यूपीआई से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, उन सबसे तुम पेमेंट वगैरह कर सकते हो। एंड रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो तो मेरा काउंसलिंग वाला प्रोग्राम बाय कर सकते हो, उसमें मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर दूंगा कि कैसे क्या करना होता है, सारा चीज का गाइड वहां पे कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करते वक्त तुम वहां पे अपना एक ईमेल आईडी यूज करोगे ऑब्वियसली, जिस ईमेल आईडी में एनआईओएस वाले लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजेंगे। एंड जो लॉगिन आईडी का यूजर नेम होता है वो तुम्हारा यही ईमेल आईडी होता है जो तुमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज किया। उसी ईमेल आईडी पे एनआईओएस वाले पासवर्ड भी भेजते हैं, ऐसे करके मेल किया जाएगा तुम्हारे ईमेल पे। वही वाला ईमेल आईडी होगा तुम्हारा यूजर नेम, एंड उसी ईमेल आईडी पे एनआईओएस ने पासवर्ड भेजा होगा। यहाँ पे तुम गूगल या किसी ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन, तो वहां पे hdmis.nios.ac.in ये वाले वेबसाइट पे तुम्हें जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम अपना यूजर नेम और ईमेल, मतलब कि जो तुम्हारा ईमेल है, जो रजिस्टर्ड ईमेल तुमने यूज किया था अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हुए, वही वाला ईमेल यहाँ पे तुम्हें फिलअप करना है। एंड पासवर्ड इसी ईमेल पे भेजा होगा एनआईओएस वालों ने, जो कि मैंने अभी दिखा दिया। तो इसके थ्रू तुम अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो। स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा इंटरफेस सामने खुल जाएगा। एंड यहाँ पे वो पता कैसे चलेगा हमें कि मतलब एडमिशन कंफर्म हुआ, रिजेक्ट हुआ, कैसे, कब हुआ, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस वाला येलो बॉक्स पे यहाँ पे स्टेटस पे लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या एडमिशन वेरीफाइड है, एडमिशन कंफर्म्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा। अब देखो, एडमिशन कंफर्म होने में तुम्हारा मान लो 2 दिन से लेके 150 दिन तक भी लग सकता है, अप्रैल में 150 प्लस डेज, ठीक है। अगर तुम्हारा नोटिफिकेशन 0 है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अगर नोटिफिकेशन अभी तक 0 है तो डरने की कोई बात नहीं, वो आराम से कंफर्म होगा। वो तुम्हारा रीजनल सेंटर, जैसे कोई वेस्ट बंगाल का रहने वाला है तो उसका कोलकाता होता है, कोई उत्तराखंड का है तो उसका देहरादून होता है आईएएस, तो वो रीजनल सेंटर जब चाहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तब जाकर एडमिशन कंफर्म होगा तुम्हारा। सरकारी संस्था है भाई, समझ लो चीजों को, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर रोज ऐसे करके लॉगिन करना अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड, और यहाँ पे चेक करते रहना कि एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। पहले लिखा हुआ रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, दूसरा लिखा हुआ रहेगा कि एडमिशन वेरीफाइड, तीसरा लिखा हुआ रहेगा कि एडमिशन कंफर्म। तो ये लंबा प्रोसेस है, 2 दिन से लेकर 150 दिन भी लग जाता है, ठीक है। तो पहले मैं बोल के दे रहा हूँ। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तुम्हारे एडमिशन में, मान लो तुमने गलत फॉर्म भर दिया, कुछ भी कर दिया वहां पे, फिर मान लो तुमने आधार कार्ड अपना गलत डाला या फर्जी डाला, या मान लो 10th की मार्कशीट तुम्हारा मतलब फॉल्स है, तो ये अगर हाल ऐसा है तो एनआईओएस वाले यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेंगे तुम्हें, ठीक है, कि भैया किस कारण तुम्हारा एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, एंड उसको तुम्हें सुधारना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन कंफर्म होगा। एंड उसको अगर तुम नहीं सुधारते हो, एनआईओएस वाले नोटिफिकेशन भेजते, नोटिफिकेशन भेजने के बाद वो 3 महीने, 4 महीने, कई बार 6 महीने तक भी टाइम देता है तुम्हें कि भाई साहब इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। और तुम क्या है, सो रहे हो तो सो रहे हो, ठीक है। तो सो के तो काम नहीं होगा, तो अगर चेंज नहीं करोगे तो 3, 4, 6 महीने बाद एनआईओएस वाले पता चला एडमिशन तुम्हारा रिजेक्ट कर देंगे। डायरेक्टली नहीं करेंगे, आराम से बोलेंगे बेटा नोटिफिकेशन में हमने भेज दिया, ये वाला तुम्हारा गलत है, एड्रेस गलत डाला है तुमने, या कोई एड्रेस प्रूफ तुमने नहीं दिया, इसको ठीक करो, चेंज करो, वरना एडमिशन कंफर्म नहीं कर देंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम सोए जा रहे हो, ठीक है। तो सो के काम नहीं होने वाला, ऑब्वियसली 3, 4, 6 महीने बाद रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, एडमिशन कंफर्म होने के बाद तुम्हें ऐसा एक स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, घर पे देंगे नहीं भाई, ऐसे ऑनलाइन ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे प्रिंट आईडी कार्ड करके एक आ जाएगा, तो यहाँ के थ्रू तुम्हें अपना आईडी कार्ड प्रिंट करना है। आई कार्ड पे क्लिक करोगे तो आईडी कार्ड ऐसे करके खुल जाएगा। एंड इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें एक प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है, मतलब कलर प्रिंट करवा के लैमिनेट करके अपने पास रखना है, ये बात है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे बुक्स कैसे मिलेगा, तो देखो एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद, आईडी कार्ड मिल जाने के बाद तुम्हें बुक्स मिलेगा, और बुक्स तुम्हारे घर पे डिलीवरी होगा। जैसे ये मेरा एक स्टूडेंट है, उसके घर पे डिलीवरी हुआ, लेकिन कब डिलीवरी हुआ पता है, उसने एडमिशन लिया था जून के महीने में, अप्रैल के लिए, अप्रैल 2026 के लिए, और उसका बुक्स डिलीवरी हुआ मार्च के महीने में, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले डिलीवर हुआ। एंड ये किस्मत वाला आदमी है भाई, किसी किसी का ऐसा होता है एग्जाम हो गया उसके बाद भी बुक्स डिलीवर्ड नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं ही हूं, यहाँ पे मैंने अक्टूबर 2025 में एडमिशन लिया था, मेरा किताब मुझे आज तक नहीं मिला। तो यूं मान लो यहाँ पे 50% बच्चों को किताब मिलता ही नहीं है, या मान लो किस्मत से मिलता है।
तो ये बात है, किताब अगर मिल गया, घर पे डिलीवर हो गया एडमिशन कंफर्म होने के बाद, मुबारक हो, मौज कटो। नहीं मिला तो डरने की कोई बात नहीं है, ऑनलाइन पीडीएफ से काम चलाओ। कैसे चलाना होता है, कैसे चलाना होता है अभी दिखाते। तो तुम्हें यहाँ पे एनआईओएस की वेबसाइट पे आना है, nios.ac.in। दो वेबसाइट है इनका, एक है एसडीएमएस वाला जिसमें तुम्हारा वो एडमिशन वगैरह सारा कुछ होता है, और एक है nios.ac.in, इसमें तुम्हारा स्टडी मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद लर्नर्स कॉर्नर पे जाना है, फिर यहाँ पे देखो स्टडी मटेरियल वाले पे जाना है यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 का बता रहा हूँ, और क्लास 10 वाला तो सेकेंडरी का सिलेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पे आ जाने के बाद तुम्हें कौन सा किताब चाहिए, मान लो तुम्हें वो पढ़ना है मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मान लेते हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री पे क्लिक करो। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा जो हिस्ट्री का जितना भी सब्जेक्ट्स है, मतलब सब्जेक्ट्स क्या, जो हिस्ट्री का जितना चैप्टर वगैरह है वो आ जाएगा उनका पीडीएफ वाइज, ऐसे तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये तरीका हुआ एनआईओएस का किताब डिजिटली एक्सेस करने का ऑनलाइन पीडीएफ से। एंड दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद तुम्हें एक स्टडी सेंटर अलॉट होता है, जो कि मैं बताना भूल गया। तो ये देखो मेरा स्टडी सेंटर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है। अब ये स्टडी सेंटर क्या होता है, काइंड ऑफ एनआईओएस का एक स्कूल होता है, ठीक है। एनआईओएस में तो स्कूल होता नहीं है, जैसे सीबीएसई आईसीएसई वाले में लोग स्कूल जाते हैं, स्टेट बोर्ड वाले में स्कूल जा रहे लोग स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के अटेंडेंस लगाने जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, यहाँ पे ओपन स्कूलिंग है, स्कूल तो तुम्हें जाना नहीं है। लेकिन भैया प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, पीसीपी क्लासेस होंगे। अभी ये पीसीपी क्लासेस क्या होता है आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पीसीपी क्लासेस अभी के लिए कुछ ऐसा मान लो कि 5 डेज तुम्हें जाना होता है, ठीक है। 5 डेज तुम्हें जाना होता है पीसीपी क्लासेस के लिए, पूरे साल भर मिला के 5 डेज ही जाना होता है। तो ये बात है, कई कई बार वो भी नहीं जाना होता, तो आगे एक्सप्लेन करें पीसीपी क्लास का। तो यहाँ पे तुम ये जो प्रैक्टिकल का काम है, पीसीपी का काम है, ये 99.99% केसेस में, ठीक है, 99 मान लो 99% केसेस में तुम्हारे स्टडी सेंटर पे होता है। जब फॉर्म वहां पे फिल करते हो तो ये स्टडी सेंटर लेने का ऑप्शन वहां पे आता है, तो वहां पे सही सलामत देख लेना कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्टडी सेंटर नियरेस्ट है, तो उधर का फिल करना होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये कब सबमिट करना होता है तुम्हें, ये नवंबर से लेकर जनवरी तक तुम्हें सबमिट करना होता है, ठीक है। मतलब नवंबर में खुलेगा इसका पोर्टल, और 31 जनवरी इसका लास्ट डेट रहता है जनरली। बाकी आगे जाके एक्सटेंड कर देते कई बार, तो वो अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पे टीएमए कैसे सबमिट करना होता है तुम्हें एक 6 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन आता है तुम्हारा ऑनलाइन एनआईओएस के वेबसाइट पे आ जाता है। तो 6 क्वेश्चन दिया जाता है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे हैंड रिटन पीडीएफ बना के उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना होता है। यहाँ पे अपलोड टीएमए वाले पे क्लिक करके स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही सारा कुछ होता है, कहीं पे तुम्हें जाना नहीं है। तो ऐसे बढ़िया तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में उन 6 क्वेश्चन को तुम घर बैठे सॉल्व कर सकते हो, उसको अपलोड कर दे दो, जिसका हर एक टीएमए का 20 नंबर होता है। अब देखो मतलब वो 6 क्वेश्चन 20 नंबर का ही आएगा। लेकिन ये क्या है सीन, यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि टीएमए कैरीज 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। अब इसका क्या फायदा है, देखो 20 नंबर का तो टीएमए हुआ। अब मान लो ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसका थ्योरी होता है 80 नंबर का, तो मैंने क्या बोला, टीएमए कैरीज 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। तो ये जो 20 नंबर का टीएमए है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे होगा, तो 80 का 20% कैसे होगा, 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स, थ्योरी का नंबर कितना है 80, 80 का 20% क्या होगा 16, ठीक है। अगर 12 का एग्जाम देने जा रहे हो इतना तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। 20/100 इंटू 80 16 आएगा। और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा एंड टीएमए तुम्हारा 20 नंबर का होगा। तो ऐसे करके तो 120 में तो नहीं होगा भाई, फाइनल तो 100 में ही बैठेगा ना। तो टीएमए का ये 16 नंबर निकालने के बाद, 20 में से 16 निकालने के बाद ये 80 में से माइनस कर दो, तो फाइनल जो थ्योरी बैठेगा वो 64 में बैठेगा, एंड फाइनल जो प्रैक्टिकल बैठेगा वो 20 ही रहेगा, और फाइनल जो टीएमए बैठेगा वो 20 में ना बैठ के 16 में बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एडजस्ट होता है। तो पीसीबी जैसे सब्जेक्ट में जिसका थ्योरी 80 नंबर का होता है उनका टीएमए का वेटेज 16 में होता है। टीएमए का क्वेश्चन पेपर 20 ही नंबर का होगा, 20 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे 16 में। ऐसे डेटा एंट्री जैसा सब्जेक्ट है जिसका 40 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है, तो उसका टीएमए कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। उसका टीएमए का क्वेश्चन पेपर 20 ही नंबर का होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे 8 नंबर पे। तो ऐसे करके सजाना होता है, फिर जाके 100 नंबर का करते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस रिप्ले करके देखो, समझ जाओगे 6 क्लास की मैथमेटिक्स से। बाकी टीएमए वगैरह जब आएगा तब अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे, काफी लेट है अभी, शांति से बैठो। यहाँ पे फिर आता है पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, मतलब कि पीसीबी क्लासेस। अब ये किस लिए होता है, बेटा ओपन स्कूलिंग है, तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो हम दे रहे गाइडेंस। स्टडी सेंटर वाले तुम्हें गाइडेंस देते कि थ्योरी के लिए कैसे पढ़ना होता है। एंड इसका कुछ 35 क्लासेस होता है, 30 थ्योरी क्लासेस 5 प्रैक्टिकल क्लासेस। तो 30 जो थ्योरी क्लास होता है इसमें तुम्हें जाना नहीं होता, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं मिलता। लेकिन ये जो 5 प्रैक्टिकल क्लासेस है इसका नंबर मिलता है। मान लो कोई सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल हो रहा है 20 मार्क्स का, ठीक है, तो 20 में से 10 नंबर शक्ल दिखाने का, मतलब पीसीबी क्लास अटेंड करने का, ये 5 क्लासेस, और 10 नंबर तुम्हारा वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल का जो मार्च के महीने में होता है, ठीक है। ऐसे 60 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो 30 मार्क्स शक्ल दिखाने का, बाकी 30 मार्क्स
जो तुम्हारा वाइवा है और फाइल है वो मार्च के महीने में। एंड कोई अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है जिसका मान लो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, तो तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं इसमें, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो तुम्हें पीसीपी क्लासेस का कोई झंझट लेना ही नहीं है बेकार का। मैंने देखा है कि कॉमर्स वाले अचानक से परेशान हो रहे भाई कि हमारा पीसीपी कैसे होगा। अरे तुम्हारा होगा ही नहीं भाई, क्योंकि तुम्हारा 100 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम होता है। तुम्हारा टीए में होगा, टीए में हर एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन पीसीपी सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का होता है। तो ये अटेंड करना कंपलसरी होता है। ये कब होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में कभी भी हो सकता है। वो तुम्हारा स्टडी सेंटर जब लेगा तभी होगा भाई। क्लासेस वो लेंगे, शेड्यूल वो बनाएंगे, तो उनको जब फुर्सत होगा तभी जाके बनाएंगे। और कई बार ऐसा होता है वो बता देते हैं कि बेटा घर बैठो, हम तुम्हें ऐसे ही नंबर चढ़ा देंगे, तो वो भी चलता है। टोटली उन पे डिपेंड करता है कि वो कब क्या करेंगे भाई। नंबर अगर उन्हें देना है और वही अगर बोल रहे कि घर बैठो हम नंबर दे देंगे, तो आराम से शांति से मौज काटो ना भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें। क्लासेस अगर तुम्हारा हो रहा है तो वहां पे जब जाओगे वहां पे बताएंगे कि बेटा ऐसे करके प्रैक्टिकल फाइल लिखो, बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करके लिखो। ये सारा फॉर्मेलिटीज होता है, ये फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। तो अगेन ये क्लासेस लेना एसेंशियल है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उनकी मर्जी, वो कब लेंगे डरो मत। क्या हमारा जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में वो क्लासेस लेंगे? उनको भी उतना आदत है, नॉलेज है कि उनको पता है हमारा जो स्टूडेंट है ये जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट देगा। वो भी तो एक रेगुलर स्कूल है ना, वो भी सीबीएसई आईसीएसई का कोई स्कूल होगा या स्टेट बोर्ड का कोई स्कूल होगा। तो उनको भी उतना पता है, उतना नॉलेज उन पे है कि एटलीस्ट हमारा रेगुलर स्टूडेंट भी एग्जाम देगा जेईई मेंस का, और ये एनआईओएस वाले बच्चे भी जेईई मेंस के एग्जाम देंगे। तो अचानक से वहां पे फेंक के नहीं मारेंगे तुम्हें डेट्स वगैरह, ठीक है, डरो मत। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम तुम्हारा मार्च के महीने में होगा, जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। इसके बारे में भी मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। एंड जब तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से होगा तो फिर से मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे फाइल बनाना है, 10 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं यहाँ पे, 10 एक्सपेरिमेंट। कैसे लिखना होता है? वही जैसे मैंने दिखाया था कि एनआईओएस का स्टडी मटेरियल कैसे चेक किया जाता है। उधर तुम जाओगे, जैसे किसी सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, मान लो फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्लिक करने के बाद वहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे या कहीं पे तुम्हें दिख जाएगा ऐसा लैब मैनुअल करके, लैब मैनुअल करके ऐसे दिख जाएगा। तो वहां पे तुम्हें जाना है लैब मैनुअल पे। लैब मैनुअल पे जाने के बाद वहां पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 30 से 40 एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उनमें से कोई 10 एक्सपेरिमेंट तुम्हें लिखना होता है। किसी भी क्लासेस में तुम्हें बताया जाता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करके लिखो। और कई बार किसी का पीसीबी क्लास होता ही नहीं है या पता ही नहीं चल रहा उनको, तो उनको तो प्रैक्टिकल फाइल फिर भी बनाना होता है। तो वो रैंडमली 10 एक्सपेरिमेंट लिख के जाते हैं, कई बार ऑनलाइन वाले से खरीद के, कई बार खुद ब खुद ही लैब मैनुअल से देख के लिख के जाते हैं। तो ये है टोटल सिनेरियो, एक रफ आइडिया मैंने तुमको अभी दिया। एंड 12 वाले को तो कंपलसरी है ही, 12 वाले को प्रैक्टिकल में पास होना ही होना है। चाहे तुम थ्योरी में फुल नंबर ले आओ, प्रैक्टिकल में अगर तुम फेल हो तो तुम्हारा मतलब ओवरऑल रिजल्ट फेल आ जाएगा, ठीक है, पास नहीं कहलाओगे। यहाँ पे फिर थ्योरी का एग्जाम होता है अप्रैल मई के महीने में, ऑब्वियसली हर साल की कहानी है। यहाँ पे तुम थ्योरी का एग्जाम दोगे, एक एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन तुम्हारा, जिसको हॉल टिकट कहते हैं एनआईएस की दुनिया में। तो वो सारा चीज जब आएगा तो नेक्स्ट बता देंगे, उसका भी काफी देरी है उन सबका। तो थ्योरी का एग्जाम तुम अप्रैल मई के महीने में दोगे। अच्छा भैया, हमें ऐसा डाउट रहता है, हमने तो अप्रैल 2027 के लिए एडमिशन लिया, तो क्या इससे पहले जो एग्जाम हो रहा है अक्टूबर 2026, फिर जुलाई टू सितंबर ऑन डिमांड, फिर जनवरी टू मार्च ऑन डिमांड, क्या ये एग्जाम हम अभी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते। एक बार तुम अप्रैल का एग्जाम दे लोगे, ठीक है, मतलब अप्रैल का एग्जाम ओवर हो जाएगा, चाहे फेल हो जाओ, चाहे पास हो जाओ, चाहे 75 आए चाहे ना आए, तो उसके बाद वापस तुम्हें एग्जाम देना है। तो 5 इयर्स तक तुम एग्जाम दे सकते हो, 5 इयर्स के अंदर तक, मतलब 2032 के अप्रैल तक तुम एग्जाम दे सकते हो। तो उसके बाद से तुम ऑन डिमांड में भी बैठ सकते हो, अक्टूबर वाले में भी बैठ सकते हो, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एग्जाम फीस भरना होता है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। कई लोग मैंने देखा भाई गाइडेंस, देखो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता तो असर क्या होता है, कई लोग मैंने देखा दोबारा रजिस्ट्रेशन करता है। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, अपनी जिंदगी का मतलब ऐसे नरक ना करो, ऐसे नरक मत बनाओ अपनी जिंदगी को। और फिर रिजल्ट तुम्हारा 15 जून से पहले पहले आ जाएगा। एंड ये रिजल्ट अगर तुम 5 सब्जेक्ट के साथ पास हो जाते हो, ऑब्वियसली पास तो होना ही पड़ेगा 5 सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, वरना मार्कशीट वगैरह तुम्हारा नहीं बनेगा। ये एक शर्त है ना, उसमें पास होना पड़ेगा भाई, चाहे कितना भी घटिया परसेंटेज हो, पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये है कि तुम ये रिजल्ट जोसा, एमसीसी मतलब मेडिकल का जो काउंसलिंग आता है, और सीयूईटी, हर जगह एलिजिबल हो, हर जगह यूज कर सकते हो। उस टाइम पे कई लोग रोते रहते हैं पूरा साल भर एडमिशन लेने के बाद भी, क्या मेरा रिजल्ट जोसा काउंसलिंग में वैलिड होगा, अप्रैल का रिजल्ट लेट तो नहीं आएगा, अप्रैल का रिजल्ट जोसा काउंसलिंग के बाद तो नहीं आएगा। अरे भाई तू पहला आदमी है क्या? तेरे से पहले लोगों ने आईआईटी एनआईटी कर रखा है भाई एनआईओएस से, तो रिजल्ट आ जाएगा 15 जून से पहले। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि मैंने देखा कि रिजल्ट कभी लेट आया। तो भैया मान लो ये रिजल्ट 15 जून को ही आ गया तो कैसे क्या होगा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, एक बात समझ, यहाँ पे तेरा जेई एडवांस का, मैं 2025 का बता रहा हूँ, यहाँ पे 2025 में जेई एडवांस का रिजल्ट आया था मे बी 2 जून को या 3 जून को, शायद 2 जून को रिजल्ट आया था। एंड 3 जून से जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। भैया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तेरे से उस मोमेंट पे नहीं मांग रहे कि क्लास 12 का मार्कशीट लगाओ,
रजिस्ट्रेशन आराम से बिना क्लास 12 के रिजल्ट के भी कर सकता है वहां पे। तो जोसा ने वो 12 का रिजल्ट कब मांगा था देख, अभी अगर मैं चाहूँ तो वहां पे जोसा की वेबसाइट पे जाके शेड्यूल वगैरह दिखा सकता हूँ, लेकिन भाई वीडियो ऐसे इतना लंबा हो गया तो और लंबा मत कर मेरे भाई, सुन ले मेरी बातों को। तो 3 जून से जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था आई गेस, ठीक है 3 या 4 जून उसके आसपास ही होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। एंड 14 जून से जोसा ने बोला था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होता है तब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता। 14 जून में जोसा ने बोला था डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और एनआईओएस का रिजल्ट आया था 16 जून को। तो ठीक है भाई, हम 14 जून इवनिंग को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, हम 16 जून को कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। बाकी लोगों ने किया है, जोसा में गए हैं, आईआईटी एनआईटी में दोनों जगह गए हैं भाई, तो अगर वो जा रहे हैं उनका राउंड 1 का सीट मिस नहीं हो रहा तो तुम्हारा कैसे होगा। तो भाई यही बात है, या तो पढ़ोगे नहीं तो यही चक्करों में फंसे रहोगे, तो इन चक्करों में मत फंसे रहो। जो बोल रहे हैं यहाँ पे सुन लो भाई, तुम्हारा भला हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो 14 जून को जोसा ने बोला था कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। 3 जून को तुमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे थे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहे थे, ठीक है। जैसे जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या होता है, 1 तारीख को फॉर्म फिल करते हो, और 1 तारीख को अगर फॉर्म फिल किया तो डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट तुम 20 दिन बाद भी कर सकते हो। तो सेम वहां पे ऐसा सिस्टम है। तो जोसा ने बोला आप जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करो 14 जून को, और एनआईओएस का रिजल्ट 16 जून को आ गया था। एंड फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट था वो मे बी 20 जून था, शायद 20 जून या 19 जून था, ठीक है, या 18 जून मान लो, वहां पे देखना पड़ेगा शेड्यूल वगैरह, लेकिन इसी के आसपास था। तो भाई क्या ही दिक्कत है, हम 16 जून को डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे मार्कशीट का, एंड 17 जून को पेमेंट कर देंगे जोसा का, हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो टाइमली सारा रिजल्ट वगैरह आ जाता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर अप्रैल के रिजल्ट में तुम अटक गए, 75 नहीं आया, या मान लो तुम फेल हो गए, या मान लो एसवाईसीटी एसवाईसीपी कुछ आ गया ऐसा करके, तो ऑब्वियसली जोसा में तुम एलिजिबल नहीं रहोगे, चाहे तुम ऑन डिमांड दो चाहे तुम कुछ भी दो, नेक्स्ट ईयर के जोसा में एलिजिबल रहोगे, ये बात है भाई, ठीक है। फिर से तुम्हें जेईई मेंस एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। अब ये तो ऑनलाइन का रिजल्ट आ गया, अब डिजी लॉकर में कब अपडेट होता है, डिजी लॉकर में 10 डेज से लेकर 30 डेज तक अपलोड हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो एनआईओएस कब चाहेगा, कब क्या होगा। अगेन भाई सरकारी संस्था है। और हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा, हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर से मिलेगा, रिजल्ट आने के 45 डेज बाद मान लो हार्ड कॉपी तुम्हारा मिल जाएगा स्टडी सेंटर। और हार्ड कॉपी में क्या क्या और मिलेगा, हार्ड कॉपी में तुम्हें अगर तुमने 5 सब्जेक्ट से लेकर 7 सब्जेक्ट लिया इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होना ही चाहिए तब जाके 12वीं पास हो जाओगे यहाँ से, तो तुम्हें 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक होगा मर्ज करके ऐसे कंबाइन यहाँ पे कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में मिल रहा है, एंड दूसरा होगा माइग्रेशन और टीसी एक ही सर्टिफिकेट में तुम्हें मिल रहा है। यहाँ पे तुम अकेले इंसान नहीं हो भाई जो एनआईओएस से पहली बार 12 करके पहली बार कोई कॉलेज या हायर स्टडीज में तुम जा रहे हो, तुमसे पहले हजारों लोग भाई जा चुके, तो भरोसा कर लो यार, कोई दिक्कत तुम्हें होने नहीं वाला भाई। एंड नेक्स्ट क्या है, अप टू 4 सब्जेक्ट, मान लो किसी को नीट करना है, आर्ट्स का पास आउट था तो उसने ले लिया, पीसीएम भी ले लिया, अप टू 4 सब्जेक्ट ले लिया नीट में, तो उसको एक ऐसा मार्कशीट मतलब सिर्फ मार्कशीट ही मिलेगा, जो पासिंग सर्टिफिकेट उसका नहीं होगा, एंड कोई माइग्रेशन या टीसी उसको नहीं दिया जाएगा। एंड इस मार्कशीट पे भी यहाँ पे पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसकी जगह क्रॉस 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 ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट का फंडा, यहाँ पे ये चीज तुम्हें यहाँ पे मिलेगा सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट भाई थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए, मिलते भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को। बाकी में और अपडेट्स जो भी आएगा अप्रैल एग्जाम के रिगार्डिंग, अक्टूबर एग्जाम के रिगार्डिंग, ऑन डिमांड एग्जाम के रिगार्डिंग, सारा चीज का डिटेल में कवर करता जाऊंगा यहाँ पे। तुम्हें मुझे जगाना नहीं है कि भैया ये कर देना वो कर देना, तुम जितना सोच लो, तुम जिस हालत में हो मुझे पता है, तो ऑब्वियसली डरो मत, जो भी तुम्हारा कंडीशन होगा उस चीज का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता जाएगा। तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना भाई, मिलते हैं फिर, टेक केयर।